नाज़रीन, मामलात तो ऐसे हैं कि जिन पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, मामलात ऐसे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, और मामलात ऐसे भी हैं जिन पे शायद बड़े कम लोग बात करते हैं, और कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिन पे अगर वक्त पे गौर खोज न किया गया तो शायद आने वाले कल में हम अपने ही लोगों के सामने शर्मिंदा भी हो सकते हैं, क्योंकि बहरकैफ हम इस धरती के साथ जुड़े हैं, इस ज़मीन के साथ जुड़े हैं, और हर ज़िंदगी के शोबे और तबके से जुड़ा हुआ शख्स या कोई भी फ़र्द जो इस ज़मीन पर अपनी खिदमत अंजाम देता है वो एक अहमियत का हामिल है, चाहे वो मज़दूर तबका हो, चाहे वो एक अमीर हो, कारीगर हो या दस्तकार हो, और उसके साथ साथ वो लोग भी जो लोग हमें अपनी मंजिलों तक पहुँचाते हैं। आप देख रहे हैं कारवान टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। नाज़रीन, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि हमारा जो कारीगर तबका है, हमारे जो कामगार लोग हैं, हमारे जो ऐसे लोग हैं जिनको हम एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो हमें मंजिलों तक पहुंचाने वाले हैं। जी, हम बात कर रहे हैं उन ड्राइवर्स की जो ड्राइवर्स आजकल सोमो गाड़ियां चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जिनकी अपनी गाड़ियां नहीं है, लोगों की ही गाड़ियां चला रहे हैं, या जिनकी अपनी गाड़ियां भी हैं लेकिन बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं, और इसके साथ साथ वो लोग जो छोटी मोटी दुकानें चलाते थे या इसके साथ ही किसी किसी जगह फेरी करने के लिए दूसरे देहात में जाकर के अपने पेट की आग को बुझाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। 5 अगस्त 2019 को लॉकडाउन हुआ और उसके बाद से आज तक कई लॉकडाउन के सिलसिले चलते रहे, और ये जो एक तबका है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, बार बार किसी न किसी वजह से पिसता ही रहा। इनके बारे में पॉलिसियां क्या बनी, नहीं बनी, क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से हम इनको एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं, किस तरह से हम इन्हें के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकते हैं, और सरकार इसके बारे में क्या कुछ करनी चाहिए या कर सकती है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं सैयद तजुमुल इस्लाम, सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी रखते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। सैयद तजुमुल, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब। शुक्रिया तजम्मुल साहब। सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल होगा, शायद आपने मेरी तमहीद को शुरुआत में सुना होगा, तो क्या आप बता सकते हैं तजम्मुल साहब कि जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे अचानक लॉकडाउन हो गया तो सबसे पहले ज़िंदगी का पहिया जाम हुआ, और जब पहिया जाम हुआ तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े थे, छोटे मोटे कारोबारों से जुड़े थे, जो घरों के अंदर से छोटी मोटी चीज़ें बना के या दूसरी जगहों से ख़रीद के उधार ला करके गांव-गांव जा करके बेचा करते थे, बिल्कुल बेरोज़गार हो गए, और उसके बाद कोरोना वायरस की ये मार। क्या ख्याल है आपका, क्या कहना चाहेंगे? शायद साहब, पहले केटीवी उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस अंदाज से और जिस तौर तरीके से आप लोग के मसाइल उठाते हैं, क्योंकि ये मसला हम सब लोगों का इज्तिमाई मामला है। चाहे हम आपने मंजिलों तक पहुंचाने वाले अफराद की बात की, आपने उन अफराद की बात की जो टेक्निकली इन गाड़ियों को चलाते हैं और टेक्निकली इन गाड़ियों की मरम्मत भी करते हैं जब जरूरत पड़ती है। बड़े से बड़े आप वर्कशॉप की बात करते हैं या छोटे से छोटे शोरूम की बात करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज को आपने उठाकर मुझे लगता है कि न सिर्फ हमें इस चीज की तरफ माइल किया कि हम रोजाना अपने न्यूज़ बुलेटिन, लाइव ट्रांसमिशन और बाकी चीजों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन शाहिद साहब केटीवी उर्दू की कोशिशें जिस तरह से आगे चल रही है, अल्लाह करे कि आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ें। अल्लाह करे कि आपका सारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल स्टाफ, जिन हालात में, मुश्किल हालात में आप काम करते हैं, स्टूडियो आप आते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल सही मामला है। जब तक आपने इस इशू को उठाया, देखें, जब आप एक सोमो ड्राइवर की बात करते हैं, एक सोमो ड्राइवर को सोमो लाने के लिए कहीं ना कहीं कर्जा जम्मू कश्मीर बैंक या बाकी बैंकों से हासिल करना एक कोई पुरानी रिवायत है, और इन रिवायात को बरकरार रखना ही वक्त की अहम तरीन जरूरत है, क्योंकि आप 8 से 10 लाख की गाड़ी आप इसको खरीद नहीं पाएंगे। उसके बाद पहला इशू जो है, क्या इस लॉकडाउन के फेज से निकलने के बाद देवी गौड़ा जैसे प्राइम मिनिस्टर का दिल रखने वाले क्या लोग मुल्क में हैं जिन्होंने उस वक्त कम ही सही 10,000 रुपया के आसपास कर्जा उस वक्त माफ कर दिया था? जी, क्या शाहिद साहब, आने वाले दिनों में हमारी जो भी सरकारें, चाहे वो हमारे बड़े ही तजुर्बेकार लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी है एडमिनिस्ट्रेशन में, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, रोहित कंसल साहब, विपुल पाठक साहब, जो सारे इस वक्त इस निजाम को बहुत बेहतर तरीके से चलाते हैं, और कहीं पर भी ये अखज़ नहीं लग रहा है कि हमारे पास
पॉपुलर गवर्नमेंट का जो मतबादिल है उनको किस तरह से काम करना चाहिए, कोशिश सब लोग कर रहे हैं। देखिए अब अगर हम आज के दिन की बात करें कि ये लोग शब रोज आपने कैसे गुजारते हैं, मैं कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैं खुद डल झील गया हुआ था और वहां पर शिकारा वाला हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन और बाकी जो ट्रेडर्स हमारे हैं जिनका ट्रेड जो है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ बातचीत की और उसके बाद सरकारी फैसले आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और अगले ही दिन जो ऑर्डर आया कि उन्हें कुछ न कुछ फिलहाल शुरुआती दौर में दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आगे जो उजरत आप कितना भी ले लें वो बहुत कम पड़ता है। बिल्कुल सही है। आपकी तनख्वाह, आपकी मेहनत, आपकी मशक्कत का मतबादिल सरकार का जो ये कहीं ना कहीं दिल बड़ा करने का फासला होता है वो बहुत कम होता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि जब हम शिकारा वालों की बात करते हैं उसके बाद हम सोमो ड्राइवर्स एसोसिएशन की बात करते हैं, हम टाटा गाड़ी चलाने वाले एसोसिएशन की बात करते हैं, हम ऑटो रिक्शा या जो 3 व्हीलर चलाने वाले लोग हैं उनकी बात करते हैं। बाकी बहुत ही समाज के उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जब समाज में ये लोग जो है बाकी दिन में कमाते हैं और शाम को कहीं न कहीं अपने बाल बच्चों को रोटी वगैरह खिलाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन देखिए आप मुनहसिर हो सकते हैं किसी न किसी। देखिए सिविल सोसाइटी ने इस लॉकडाउन में बहुत बेहतर काम किया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत बेहतर काम किया। जी आप इत्तेफाक करेंगे कि सरकार ने भी अपने महदूद वसाइल जो हैं उनको बरोकार लाने की कोशिश, क्योंकि सरकार में पैसे का हिसाब जो है वो लेना देना बहुत मुश्किल होता है और किस स्कीम के तहत किन अफराद को किस जुमरे में लाया जाएगा मुझे लगता है सरकार ने इस पॉलिसी के लिए वर्कआउट किया हुआ है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो आपका कंसर्न इंतहाई अहम है, जब तक सरकार इनको कल क्या इनको ये कर्जे इंटरेस्ट वगैरह जो है माफ किए जाएंगे, सरकार ने उसमें काफी पहले नोटिस निकाला हुआ है कि 3 महीने तक फिलहाल अगर लॉकडाउन बढ़ाना न पड़ा प्राइम मिनिस्टर को, अगर 3 महीने तक आपको पैसे जो आपके अकाउंट में हैं वो काटे नहीं जाएंगे जब तक आप उनसे मशवरा नहीं करेंगे या जिद नहीं करेंगे नहीं कि आप पैसा ये तो तजम्मुल साहब बात हुई ना कि जिन लोगों ने सोमो खरीदी या कोई गाड़ी खरीदी या ऑटो रिक्शा खरीदा या कोई कर्जा लिया जिनको इंटरेस्ट देना था। लेकिन मसला ये आ जाता है कि सोमो चलाने वाले, सोमो या ऑटो चलाने वाले या दिहाड़ी पे काम करने वाले, क्या ऐसे अशखास के लिए हम आज की डेट में, जैसे हम देखते हैं अगर एक यहाँ पर इस वक्त सरकार काम कर रही है तो इसमें ऐसा क्या नहीं हो सकता था कि हम इनफरादी तौर पे एक अलग सी स्कीम बनाते जो इन सारे लोगों को एड्रेस करके फिलहाल वक्ती तौर पर जीने के लिए कुछ इस तरह का हाथ में तो इनके आता कि जब तक लॉकडाउन निकल जाता और उसके बाद जो मामला थे वो उन पर अलग से बैठ करके बात की जा सकती थी। बिल्कुल, देखिए लेबर कमिश्नर हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले सर्वे किया था, अगर आपको याद होगा, जो हमारा कारीगर है, जो हमारा लेबर क्लास है, जो हमारा मेसन वगैरह है, उनके लिए कहीं ना कहीं जो बैंकों में आपने लाइनें देखी हुई हैं जिसपे लगातार चर्चा था सोशल मीडिया पर कि दिल्ली में तो ठीक था लाइनों में रहने का, 2 महीने के बाद लोगों का कहीं ना कहीं कोई हीला बहाना था, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर और बड़े दूसरे बैंकों के बाहर लोगों की जो कतारें थी वो सिर्फ वही लोग नहीं थे जो अपना पैसा वहां से ट्रांसफर करना चाहते थे, बच्चे को देना होगा, बाहर जो पढ़ाई कर रहे हैं जो यहाँ नहीं आ सके, उसमें एक क्लास वो भी था जो लेबर डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था, उसके बाद उन्हें खुसूसी मरकजी स्कीम के तहत कहीं ना कहीं पैसा उनके अकाउंट में डाला जा रहा है और डाला भी गया। इसी तरह से जिन अफराद की आपने बात की जो बिल्कुल अपना जो उनका जरिए माश था वो दिन में काम करने का था और उसके बाद उसी से घर चलाना था, मुझे लगता है कि ये जो कंसर्न आपने दिखाया इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, ये क्योंकि ये शायद साहब ये जो इस वक्त जो वबा की बीमारी इस वक्त फैली हुई है ये कोई अर्थक्वेक 2005 नहीं है, 2014 का सैलाब नहीं है जहां पर आप एक तबके को कैटेगराइज करके आप उनको फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि यही वजह थी कि बारहा उलमा का कहना था, क्योंकि आप इन उलमा के साथ ज्यादातर मुखातिब होते रहते हैं, हामी साहब और बाकी मौलाना उलमा के साथ, मुझे लगता है कि बैतुल माल का कंसेप्ट हमारे पास हुआ करता था अब किसी टाइम में, और उसके बाद हमारे जो है खानकाहें, दरगाहें और उसके बाद मसाजिदों के बाहर कहीं ना कहीं हमारे पास मोहल्ला कमेटियां हुआ करती थी और आज भी हैं जिन्हें उर्फ आम कश्मीर में ताजियत की कमेटियां ही तक उन तक महदूद रखा जाता है। मुझे लगता है कि सरकार ऐसे अफराद के लिए, मैं एक मिसाल दे दूं, एक शख्स जो कि गुरेज, टंगडार या जम्मू के लिए
اپنی سومو سروس اویل کر کے کہیں نہ کہیں اپنی کمائی کر لیتا تھا. بالکل وہ آج تقریباً 50 دن سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو گھریلو معاملات, اس کے بعد آج یہ بھی نوٹس نکلا کہ اگر بیوی اور مرد کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہو تو فوری طور پر ٹول فری نمبر پر آپ اس کو ڈومیسٹک وائلنس میں بھی لا سکتے ہیں. قوانین بہت سخت کر دیے گئے ہیں, لیکن اس مرد کی جس طرح سے مجبوریاں, پریشانیاں, ان کو سننے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ سرکار اپنی جگہ, سرکار کا ایک سروے چل رہا ہے محکمہ سوشل ویلفیئر کے پاس, لیبر ڈپارٹمنٹ کے کمشنر صاحب بار صاحب جو ہے وہ ایک لمبی فہرست انہوں نے تیار کر کی ہے. اور مرکز میں یہ نہ صرف آپ کو کرنا ٹنگڈار کے شخص کو, مائسما کے شخص کو, راج باغ کے شخص کو ملنا ہے, بلکہ یہ جے پور میں اس جگہ پر بیٹھے شخص کو بھی ملنا ہے, اور جھارکھنڈ نارتھ ایسٹ میں بھی ملنا ہے. یہ جوائنٹ ایک عالمی وبائی بیماری ہے. مجھے لگتا ہے اس کے لیے پرائم منسٹر لیول پر, ایم ایچ اے لیول پر کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میری ایک تجویز ہوگی کہ آپ اپنے محلہ کمیٹیوں کو, سول سوسائٹی کو, ائمہ مساجد کو, حالانکہ ہمارے اس وقت کافی دائرے تنگ ہو چکے ہیں, اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ محلے میں ہر جگہ میں اپنی اپنی جگہ پر سروے کریں اگر زیادہ لوگ پریشان ہیں. اور ایک چیز کا اہتمام ضرور کریں کہ جب آپ لاک ڈاؤن میں, آپ اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ کو بڑا امپورٹنٹ آپ کو کرنا ہے, اور اس کے بعد ہجوم وغیرہ جو ہے, کراؤڈ وغیرہ جو ہے وہ جمع نہ ہو پائے. لیکن کم از کم اتنا کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا مین دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کوئی اس وبائی بیماری میں بھی, اس وائرل انفیکشن میں بھی بھوک مٹانے کے لیے آپ کے دروازے تک پہنچتا ہے, تو کوشش کریں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اس سے وہ چیز پہنچا دیں جس کا آپ حق رکھتے ہیں, اور اگر آپ صاحب ثروت ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کوششوں سے ہم تمام چیزوں کو چلا سکتے ہیں. علاج بھی ہوگا, پرہیز بھی ہوگا, اس کے بعد سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہوگی, لاک ڈاؤن کا پالن بھی ہوگا, احترام بھی ہوگا, نظم و نسق بھی ہوگا, ڈسپلن بھی ہوگا. لیکن کوشش ہم اپنے گھر سے کریں انشاءاللہ. جی تجمل صاحب, بالکل صحیح بات آپ نے کہی, اور یہ بھی امید کریں گے کہ اس وقت ورلڈ بینک کی طرف سے جو ایک مالی امداد دی جا رہی ہے تمام ملکوں کے اندر ایسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو لوگ بالکل ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عالمی سطح پر بھی تقریباً یہ مانیٹر کیا جا رہا ہے تقریباً 10 سے 20 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے روزگار ہو جائیں گے. اور اگر ہم اپنے ملک کی ہی بات کریں تو یہاں پر بھی بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ لوگ یہاں کا جو ہے وہ بھی مکمل طریقے پر ان ملکوں سے لوٹ آئے گا جو روزگار میں تھے, اپنے ساتھ اور 10 لوگوں کو چلاتے تھے. اب ہمارے پاس بالکل ایک اقتصادی ایک محاذ پر بڑی جنگ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد اس پر ایک بڑی لڑائی کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا. لیکن کرونا کی وبا کب ختم ہوگی اس کا بالکل پتہ نہیں ہے. لیکن تجمل, ایک بات ضرور ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس بے شک وسائل ہو سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن ایک بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اور آپ جیسے باقی دیگر جو ہمارے قلمکار حضرات ہیں ان کی طرف سے صحیح معنوں میں صحیح موضوعات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. فروئی معاملات پہ کبھی بھی بات ہو سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ وقف بورڈ پہ ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک وقف بورڈ تھا, ہمارے آستان عالیہ جتنے بھی یہاں پر ہیں ان میں کروڑوں اربوں کی جو اس وقت آمدنی ہے وہ ہوا کرتی تھی. کیا اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس پیرور کا صحیح استعمال کیا ہوتا, اس وقف بورڈ کو ایک صحیح دشا اور ڈائریکشن دی ہوتی, تو شاید آج ہمیں کسی کے سامنے جا کر کے ایسے لوگوں کے لیے فریاد یا گہار لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح تجمل آپ نے ہمارے ساتھ KTV اردو میں بات کی, ہمارے ناظرین تک اور ہمارے ان سومو ڈرائیورز اور دہاڑی میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بات کی. دوسرے شمارے میں بھی بات کریں گے. اتنے کے ساتھ فی الحال آج کے شمارے سے آپ سے رخصت چاہیں گے. انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ سے پھر بات ہوگی, اور بات ہوگی وقف بورڈ پہ.